नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमने टेलीग्राम चैनल पर ये जानकारी शेयर करी थी कि 1 जून मंडे से अपन एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज हम छठी क्लास के एनसीईआरटी को कवर करेंगे ज्योग्राफी के और ठीक है? और इसी पूरी सीरीज़ में अपन ईयर वाइज़ मतलब अपन क्लास वाइज़ और सब्जेक्ट्स वाइज़ सारी जो एनसीईआरटी की सब्जेक्ट्स हैं ना उनको कवर करेंगे 6 टू 12th, ठीक है? 6 टू 12th में जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट वाइज़ भी अपन कवर करेंगे। मैंने बोला था कि 1 जून से सारी यूट्यूब पर क्लासेस रेगुलर हो जाएँगी। फुल कोर्सेज़ जो होंगे ना, जो कि मैंने अ, मतलब आपके लिए फ्रेम करके रखे हैं प्रीलिम्स 2027 के लिए, मेंस के लिए, साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर, एसे राइटिंग ये सारी चीज़ें भी मैंने डिस्कस करी थी आपसे टेलीग्राम पर। तो वो सारी चीज़ें भी 5 जून से ऐप पर आ जाएँगी, ठीक है? अभी 3 तारीख तक ऐप बन जाएगा, उसके बाद में आपके लिए सारी चीज़ें लॉन्च कर दी जाएगी। तो आज की इस क्लास में अपन 6th क्लास की ज्योग्राफी को कवर करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। ये शेड्यूल है, हर वीक यही शेड्यूल रहेगा सोमवार टू रविवार, ठीक है ना? यही सेशंस होंगे हर वीक में, ठीक है? तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और संभाल करके रख लेना और डेली सुबह 7 बजे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? सौरमंडल में पृथ्वी। हालाँकि छठी क्लास की सब्जेक्ट जो है ना ज्योग्राफी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बहुत बेसिक दे रखा है, लेकिन अपन बेसिक से ही स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो बहुत बहुत शॉर्ट-शॉर्ट में एक-एक सब्जेक्ट को अच्छे से करेंगे 6 टू 12 तक, ठीक है? जिससे आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो विकसित हो सके। जैसे कि यूपीएससी चेयरमैन ने भी बोला है कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेज़ है ना, उन पे रिलाय करेंगे हम और स्टैंडर्ड सोर्सेज़ क्या है? एनसीईआरटी, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी यहाँ से देखिए अगर पढ़ते हैं ना, तो देखिए पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा कब होती है? जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, ठीक है? पूर्ण चंद्रमा होता है और अमावस्या कब होती है? जब नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या होती है। जैसे कि एक तो पूर्ण चाँद हो गया, ठीक है? और एक चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना? वो वाली होगी अमावस्या। उस दिन क्या होता है चंद्रमा मतलब दिखना बंद हो जाता है पृथ्वी से। तो वो क्या होता है अंधकार वाला दिन होता है, ठीक है ना? और पूर्ण चंद्रमा वाले दिन में लाइट होती है, ठीक है? आसमान साफ होता है और आप आसमान में केवल अवलोकन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिकली मतलब ये समझाने के लिए दे रखा है कि एक बच्चे को कैसे समझाना है, ठीक है ना? उस तरीके से स्टोरी वाइज़ समझा रखी है। पूर्ण चंद्रमा जब दिखाई देता है तब होती है पूर्णिमा और जो नए चंद्रमा की रात्रि होती है ना, उसके अगले दिन नया चंद्रमा स्टार्ट हो जाता है, तो वो होती है अमावस्या, ठीक है? अब देखिए सूर्य, चंद्रमा और ये जो सभी वस्तुएँ जो आसमान में दिखाई देती है ना, ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है? अब इसमें सौरमंडल है, सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, तो वो सब कौन है? खगोलीय पिंड है, ठीक है ना? कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने हो सकते हैं, उनका खुद का प्रकाश हो सकता है ना? और वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन भी करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, ठीक है? तारा जैसे कि जो खुद अपना लाइट है ना, खुद की लाइट हो, है ना? खुद की चमक जिसके पास होती है ना, वो होता है तारा। जैसे मून है ना, उसके पास खुद की लाइट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, ठीक है? सूर्य है, तो वो एक तारा है क्योंकि उसके पास खुद की लाइट है। पृथ्वी, इसके पास खुद की लाइट नहीं है, तो तारा नहीं है, एक ग्रह है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को द्वारा दिखाई गई आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है? जैसे तारों से आकृति बन गई है, जैसे सप्तऋषि तारा कहते हैं ना, तो वो एक अलग तरह की आकृति बनाते हैं, कुछ तारे मिलकर के अलग तरह की आकृति बनाएँगे, तो वो क्या होता है नक्षत्र मंडल। इन्हें अर्सा मेजर या फिर बिग बियर भी कहते हैं। बिग बियर भी एक टाइप का नक्षत्र मंडल ही है, ठीक है ना? ओके, इसमें देखिए सप्तऋषि है, जो 7 तारे अपन ने रात में भी देखते होंगे आप अगर खुले आसमान में कभी सोए होंगे ना, तो 7 तारे दिखाई देते हैं, जो एक लाइन से होते हैं ऐसे, ठीक है? ओके, अब देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि के दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों की अवधारणा थी ना, उसको यूज़ में लेते थे, है ना? जैसे उत्तर के जो तारों का जो सप्तऋषि मंडल होता है ना, उसमें उत्तरी तारा जो होता है ना, वो उत्तरी ध्रुव तारा होता है, तो उसको देख कर के पता लगा सकते हैं कि उत्तर की दिशा कौन-सी होगी, ठीक है ना? ओके, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते।
और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। देखिए, एक तो होता है तारा जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, एक होता है ग्रह जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो पृथ्वी एक ग्रह है, ना कि एक तारा है। सूर्य एक तारा है, क्यों? क्योंकि उसकी खुद की लाइट है। समझ गए ना, तारा और ग्रह, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? आज तक आप नहीं समझ पाए होंगे। तारा उसको कहते हैं जिसके पास खुद की लाइट होती है, खुद की ऊष्मा होती है, खुद की प्रकाश होती है, उसे कहेंगे तारा। लेकिन जिसके पास नहीं है खुद की ऊष्मा और प्रकाश, उसे कहेंगे ग्रह। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब देखिए, अपन कहते हैं ना कि ये इसका उपग्रह, एक तो ग्रह हो गया, एक होता है उपग्रह। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह, किसका? पृथ्वी का। ठीक है, आज बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत बेसिक से अपन सीखेंगे ज्योग्राफी को, और बिल्कुल 12th तक जब जब अपन जाएंगे, 12th वाली ज्योग्राफी तक, तब तक अपन बहुत अच्छी समझ विकसित कर चुके होंगे। ठीक है, अब ये इसमें ज्यादा जानने वाली बात है नहीं, बिल्कुल ही फैक्ट वाली बात है। देखिए, आपके लिए मैंने और भी चीजें थोड़ी तैयार करी है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, और ये सारे आपके प्रीलिम्स 2027 के लिए एक बेहतरीन नोट साबित होंगे। इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं कि वो ऐड करेंगे इन्फोग्राफिक्स वगैरह। तो आपको बने रहना अपने चैनल पर, और बहुत अच्छी चीजें अपन लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है ना? तो आपको अपने चैनल पर प्रथम आईएएस पर लगातार आपको बने रहना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, ठीक है। दूरी के अनुसार क्रमशः देखें तो सबसे पहले बुध आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार बाहर की तरफ, ठीक है। फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून्स, ठीक है। ये तरीका भी है याद रखने का। अब देखिए, जो ग्रह अपनी जिस अक्ष पे चक्कर लगाते हैं ना, उसको कक्षा कहते हैं। मतलब जिस जिस भी मतलब वो सर्कल में जो चक्कर लगाते हैं ना, उसको कहेंगे कक्षा, ठीक है। बुध सबसे नजदीक ग्रह, ठीक है, और सबसे दूर है नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो भी एक ग्रह था, जो कि सौरमंडल का हिस्सा था अपने पृथ्वी के, लेकिन उसको 2006 में इसको मतलब बौने ग्रह के रूप में इसको फाइंड आउट किया गया, उसको ग्रह की जो उपाधि थी ना, उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आप सोच लो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी, ठीक है ना? अब देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? भूभाग है, मतलब जियोइड है। यानी पृथ्वी का आकार पृथ्वी की ही तरह है, पृथ्वी का आकार का जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है ना? और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। सूर्य से दूरी के मामले में देखें तो तीसरा सबसे दूर ग्रह है ना। यानी कि पृथ्वी का आकार किसके समान है? पृथ्वी के ही समान है, भूभाग है, जियोइड है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले कलर की दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? कि पृथ्वी पर 2/3 जो है ना, वो जल है, महासागरीय जल, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। हमारे जो पृथ्वी है ना, अर्थ है, उसका एक ही उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, और वो कौन सा है? चंद्रमा, ठीक है ना। इसका व्यास जो है ना, पृथ्वी का ये 1/4 है, ठीक है ना, 1/4 है पृथ्वी का आकार का। ओके, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 में पृथ्वी की जो चंद्रमा की जो सतह थी ना, उस पर कदम रखा था, और ये 1969 में, उसके बाद में अभी तक कोई भी चंद्रमा पर गया नहीं है। अब देखिए, खगोलीय पिंड जो कि ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं, ठीक है ना। कुछ मानव निर्मित भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ प्राकृतिक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक में अपन देखेंगे, चंद्रमा जो है ना, वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, और कुछ अपने पृथ्वी से छोड़े हुए उपग्रह भी होते हैं, जो कि कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो कि जैसे मौसम से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है, या फिर किसी ग्रह से नमूने उठाने के लिए कोई उपग्रह भेजा हुआ उसका, है ना, सैटेलाइट है ना, तो जो मतलब बेसिकली किसी ग्रह के ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ी जाती है, सिंपली, ठीक है ना। नमूने उठाने के लिए उसको कोई मिशन टाइप में दे सकते हैं, उसको उपग्रह नहीं मान सकते, लेकिन जो बेसिक जो ऑब्जर्वेशन होता है ना किसी ग्रह का, वो कृत्रिम जो सैटेलाइट्स होती है ना, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ओ ठीक है, ओके। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय सैटेलाइट्स भी है, जैसे इनसैट होगी, आईआरएस होगी, ठीक है, एडुसैट हो गई। ये कुछ उपग्रह जो कि भारत द्वारा छोड़े गए कृत्रिम रूप से, ठीक है, मानव निर्मित। ओके,
मेरा थोड़ा सा गला खराब है दोस्तों, थोड़ा कोऑपरेट करना आप, है ना, क्योंकि बारिश वगैरह आ चुकी थी तो थोड़ी हेल्थ का इशू रहता है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर देता है, ठीक है। लगभग इतने ही समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेती है। सॉरी, पृथ्वी नहीं, चंद्रमा, है ना। मतलब कि चंद्रमा अपने अक्ष पर भी लगभग 27 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है, और पृथ्वी के चारों तरफ भी लगभग 27 दिन में ही पूरा कर लेता है चक्कर, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है, एवरी, मतलब हर बार, एवरी टाइम। जब भी आप देखोगे तो कभी भी पृथ्वी जो चंद्रमा का दूसरा हिस्सा आप देख ही नहीं पाते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक ही समय अपने अक्ष पर भी घूम लेता है और उसी समय में पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम लेता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य रूप से छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहे। ये मंगल और बृहस्पति जो कक्षा है ना, यहाँ पर अपन देख लेते हैं। मंगल और बृहस्पति, देखिए, ये बृहस्पति और ये मंगल, इनके बीच में इधर वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। ओके। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद में ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, और बृहस्पति और जो मंगल की जो कक्षा है उसके बीच में ये चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो कि उल्कापिंड होते हैं, जो कि कभी कभी पृथ्वी के इतना नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने की भी स्थिति में बन जाते हैं, ठीक है ना। ये हालांकि ये जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ना, तो ये घर्षण के कारण जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिर जाता है, जैसे लोनार झील है ना, महाराष्ट्र वाली, वो इसी इसी टाइप के उल्कापिंडों से बनी हुई है, ठीक है ना। उल्कापिंड गिर गया होगा, गड्ढा पड़ गया, ठीक है। ओके। और जो तारों के समूह होते हैं ना, उनको आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है ना। बहुत लाखों तारों के समूह हो गए, अपने को देखने को मिलते हैं कि भाई, जैसे लद्दाख है ना, लद्दाख में जो डार्क स्काई रिजर्व बना है, वहां से देखने पर ये आकाशगंगा साफ दिखाई देती है, ठीक है। ओके। और आकाशगंगा मिलकर के बेसिकली ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला चैप्टर तो हो गया पूरा, बहुत बेसिक दे रखा है, ठीक है। बेसिक से ही मतलब एक कहते हैं ना कि अपन स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएंगे, जिससे कि आपकी बेसिक समझ बन जाए, उससे चीजों को ज्यादा टफ आपको नहीं लगे, ठीक है ना। ओके। दूसरा चैप्टर क्या है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अब देखिए, अक्षांश क्या होते हैं? जैसे ही पृथ्वी है ऐसे, इसको क्या कहेंगे? हॉरिजेंटली, ठीक है ना। ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो होती है ना, क्षैतिज लाइन है, इसको तो कहते हैं अक्षांश। और ये जो देशांतर लाइनें है ना, वो होती है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल, इनको कहते हैं देशांतर। अब देखिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की उपस्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी पर किसी स्थिति को, किसी जगह को निकालने के लिए आपको क्या कहते हैं? अक्षांश कितना है, उसका देशांतर कितना है उस जगह का, और फिर आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं ना, वो उस जगह का, उस स्थल की स्पेसिफिक जानकारी आपको बता देते हैं कि ये स्थल है कहाँ पर, ठीक है। ओके। पृथ्वी देखिए, ये जो है ना, ये पृथ्वी का अक्ष है, जहाँ पर पृथ्वी झुकी हुई है। तो वो अक्ष कितने डिग्री पर झुकी है पृथ्वी? 23.5 डिग्री पर, ठीक है। ओके। अब देखिए, 0 डिग्री अक्षांश, फिर नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री तक, और साउथ की तरफ 90 डिग्री तक, साउथ गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध तक, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें। अब देखिए, एक बात ध्यान रखना, टोटल अक्षांश कितने हैं? 0 डिग्री प्लस 90 प्लस 90, ठीक है। कितने हो गए? 181। ये तो हो गए अक्षांश। अक्षांशीय रेखाएं कितनी है? वो है 179। 179 क्यों? क्योंकि नॉर्थ ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर रेखाएं नहीं है, सिर्फ पॉइंट है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये यूपीएससी में पूछे गए सवाल है ना। 0 डिग्री को विषुवत व्रत कहते हैं, और ये लगभग पृथ्वी को आधे हिस्से में बांटता है, आधे हिस्सा नॉर्थ की तरफ, आधा हिस्सा साउथ की तरफ, ठीक है। सारी रेखाएं समानांतर होती है, मतलब एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेगी, इस तरीके से गोलाई में, है ना। इतना चीजों को आप एक बार ध्यान रख लेना। और देखिए, एक बात और है कि जैसे ही नॉर्थ
मतलब 0 डिग्री टू नॉर्थ या साउथ जाएंगे ना, इनके बीच की जो दूरी है ना, दूरी लगभग समान रहेगी। ठीक है, अक्षांशीय रेखाओं में। देशांतर में क्या होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री पर जाकर के मिल जाती है ना, तो देशांतर में क्या होगा, देशांतर नॉर्थ की या फिर साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अक्षांशों में इनके दोनों के बीच की दूरी लगभग बराबर रहती है। क्यों, क्योंकि ये समानांतर होते हैं। ठीक है ना, अक्षांश समानांतर रेखाएं होती है। समझ गए? ठीक है, अब देखिए, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं, जितनी भी समानांतर रेखाएं उपस्थित है ना, उसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है ओके, अब देखिए, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे ना, इसी तरह से इनमें जो कटिबंध होते हैं ना, वो भी बदलता है। जैसे 0 डिग्री के आसपास सूर्य का प्रकाश लगभग मिलता रहता है, तो वो होता है उष्ण कटिबंध। फिर नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ जैसे जाएंगे ना, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, 6 महीने तक लगातार रहता भी नहीं है। जब सूर्य या फिर पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि भाई साउथ जो गोलार्ध है ना, दक्षिणी गोलार्ध, वो सूर्य के तरफ है, सूर्य तो स्थिर है, तो नॉर्थ गोलार्ध में 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश जाएगा नहीं, तो नॉर्थ गोलार्ध में क्या होगी, ठंड होगी, तो ये जमे रहते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ये कटिबंध होते हैं, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। ठीक है, ऐसे ही साउथ में भी होता है। 23.5 डिग्री पर मकर रेखा साउथ में, 23.5 डिग्री पर उत्तर में कर्क रेखा होती है। ठीक है ओके, अब देखिए, यही देखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, दक्षिणी गोलार्ध में उसी तरह मकर रेखा होती है 23.5 पर। ठीक है, अब देखिए, उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण है और शीत कटिबंध है, इनको पता ही है, अपने समझ ही लिया। ठीक है, देशांतर क्या होते हैं, वर्टिकल जो भी रेखाएं होती है ना ग्लोब पर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उनको कहते हैं देशांतर। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है वो 90 डिग्री की तरफ नॉर्थ या साउथ में जाने पर बीच की दूरी घटती जाती है। अक्षांश में घटती नहीं जाती, अक्षांश में लगभग बराबर रहती है। ठीक है ना, अक्षांश में लगभग बराबर रहती है। ठीक है ओके ठीक है, अब देखिए, देशांतरों में एक तो 0 डिग्री जो देशांतर है ना, वो मानक याम्योत्तर है, मतलब उसी को बेस मान करके पूरी दुनिया का टाइम टाइम निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे 0 डिग्री से इंडिया का जो मानक याम्योत्तर वो कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.55 डिग्री। ओके, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या है, समय रेखा, या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं इसको, तिथि रेखा, है ना। इंडिया की मानक याम्योत्तर कितने, 82 डिग्री 50 मिनट। ठीक है ना ओके, ठीक है, अब देशांतर और समय वाले में पढ़ेंगे अपन। देखिए, एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट लगती है। मतलब सिंपल समझना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, सूर्य स्थिर है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है ना। तो अब बात यह है ना कि 1 घंटे, जैसे जैसे ये है इंडिया, जैसे नॉर्मली आप बेसिकली समझो कि ये इंडिया है। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 30 देशांतर। तो पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो यहां से लेकर के यहां तक प्रकाश आने में 2 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, 15 × 4 कर लो, तो 120 मिनट में, अगर यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय होगा ना, तो जैसलमेर में 7 बजे होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, उसको ठेठ जो इस वाले देशांतर को सूर्य की तरफ आने में 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो एक देशांतर पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है ना ओके, तो अब देखिए, यहाँ पे कुछ और अलग टाइम होगा, यहाँ पे कुछ अलग टाइम होगा, तो कुछ मानक याम्योत्तर बनाना पड़ता है किसी भी कंट्री को, जिसकी वजह से टाइम जोन को एक बराबर किया जा सके। तो इंडिया का कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है ना, पूर्व में ये जो है मिर्जापुर से गुजरती है ना, इसको अपन ने मानक याम्योत्तर माना हुआ है। ठीक है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व में स्थित है, और यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे
5 घंटे और 30 मिनट आगे है, ठीक है ना। इसलिए लंदन के, मैं अगर दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, ठीक है। अब इसको और भी बेसिकली थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन हायर क्लासेस की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ जानने वाली बात है कि रूस के पास 11 मानक यामी उत्तर है, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके पास में भी 1 से ज्यादा है। तो यूपीएससी में सवाल पूछा था कि मतलब कुछ देश दे दिए थे नीचे 4-5 और बोल दिया था कि 4+ मानक याम्योत्तर या फिर जो समय रेखा है ना, मानक याम्योत्तर किस कंट्री के पास है। तो उसमें रूस था, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, कनाडा है। भारत के पास में एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं यूपीएससी में। अब देखिए दो दो जो चैप्टर थे ना उनको तो अपन ने पूरा कर लिया। देखिए 1 मिनट, हाँ पानी पी रहा हूं। अब देखिए पृथ्वी कितने तरीके से घूम रही है, तो पृथ्वी की गतियों को पढ़ते हैं, ठीक है। जो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है उसको तो कहेंगे घूर्णन, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है उसको कहेंगे परिक्रमा। परिक्रमा कर रही है, परिक्रमण कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, कोई ऐसी रेखा है ही नहीं, काल्पनिक अपन ने बना रखी है कि इतने डिग्री पर पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। ये कक्षीय सतह से 86.5 डिग्री का कोण बनाती है, और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कक्षीय सतह से बनाएगी 66.5 डिग्री का कोण, ठीक है ना। ओके, अब देखिए अब पृथ्वी का जो भी हिस्सा सूर्य के चारों तरफ, सूर्य की तरफ होगा उसको प्रदीप्त वर्त कहते हैं, मतलब कि वो हिस्सा जहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और जो दूसरा हिस्सा होगा जहां पर उसका विपरीत वाला हिस्सा होगा वहां पर अंधकार होगा। सिंपल सी बात है ना, जो पृथ्वी की जो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की तरफ झुका हुआ है या फिर सूर्य की तरफ वाला है उसकी तरफ तो लाइट सीधी सूर्य के पृथ्वी के ऊपर आकर के गिरेगी, तो वहां पर तो प्रकाश होगा ही। और उसके पीछे वाला हिस्सा है उसके अंधकार होगा, उसे उधर लाइट नहीं जा पाएगी, क्योंकि पृथ्वी ग्रह है, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक है ना। अपने पढ़ा था तारों के खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता है। अब इससे समझ लेते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा जो कि पृथ्वी की, जो सूर्य है ना उसकी तरफ का है, तो इधर लाइट है, जबकि इस वाले हिस्से में लाइट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी को उष्मा कहाँ से मिलती है, सूर्य से। सूर्य से जो एनर्जी मिलती है उसी पे अपन डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अपने एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, ठीक है। ओके ठीक है। अब देखिए बहुत बार सवाल आता है यूपीएससी में ऐसे थोड़े कंसेप्ट बेस पे कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा। क्या होगा, सिंपल बात है कि अगर पृथ्वी जो सूर्य का तरफ वाला हिस्सा है वो हमेशा उसी तरफ रहेगा तो उधर हमेशा दिन रहेगा। कोई 24 घंटे का दिन नहीं होगा, 24 घंटे की रात, या फिर इस तरीके से नहीं होगा 6 घंटे का दिन 6 घंटे की रात, इस तरीके से कुछ नहीं होगा। हमेशा के लिए उधर दिन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उधर रात होगी नहीं, ठीक है। उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरा भाग अंधकार में रहेगा, तो वो ठंड के कारण वो जम जाएगा पूरा हिस्सा, ठीक है ना। इस स्थिति में जीवन संभव नहीं हो पाएगा पृथ्वी पर। तो पृथ्वी का घूमना अपने आप में जीवन प्रदायी है, ठीक है ना। ओके, अब परिक्रमा कितने दिन में करती है पृथ्वी, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगभग 365 सही 1/4 दिन में, मतलब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम लेती है, ठीक है ना। उसको मतलब राउंड फिगर में अपन 365 दिन ही मान लेते हैं, ठीक है ना। 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है ना। 6 घंटे नहीं जोड़ते और हर चौथे वर्ष इस 6 घंटे को जोड़ के 366 दिन बना देते, इसीलिए लीप ईयर वाला कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। अपन कहते हैं कि हर चौथे वर्ष लीप ईयर आ जाता है, तो ये 365 दिन है ना, 1/4 वाले को हटा करके हर चौथे दिन में, हर चौथे साल में इनको जोड़ करके एक दिन बना दिया जाता है, ठीक है ना, 6-6 घंटों को। तो फिर लीप ईयर आ जाता है 366वें दिन। अब देखिए यहाँ से बहुत बार सवाल बना है ये जो सारणी अभी दे रखी है ना, ये वाली, यहाँ से बहुत बार सवाल बना, बहुत बार यूपीएससी में हर दूसरे साल सवाल पूछ लेता है। अब देखिए क्या है, देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर तब क्या होता है, विषुव होता है। विषुव में क्या होता है कि पृथ्वी का जो पृथ्वी का जो 0 डिग्री वाला एंगल जो है ना वहां पर सूर्य का प्रकाश रहता है, ठीक है। और जब नॉर्थ गोलार्ध में सन रहता है ना, ठीक है, तो उसको कहेंगे उत्तरी अयनांत। वो 21 जून को अपन को पता है, सवाल बहुत बार बनाए कि 21 जून के समय
पृथ्वी के किस हिस्से में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से ज्यादा समय तक रहेगा? तो इसमें एक तो कर्क रेखा होता है और एक होता है नॉर्थ गोलार्ध या फिर नॉर्थ ध्रुव पे, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध या फिर कर्क रेखा पर होता है, उसको कहेंगे दक्षिणी अयन, तब होता है 22 दिसंबर। अब आप कहेंगे 22 दिसंबर तो सर्दियां होती है, तो सर्दियां होंगी ना जब सन मकर रेखा पर होगा, ठीक है ना, तो अपने लिए तो सर्दियां ही होंगी नॉर्थ गोलार्ध में, तो ठीक है ना। तो विषुव के समय होता है 0 डिग्री पर सन, और उत्तरी अयनांत में होता है 21 जून को होता है कर्क रेखा पर, और दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को होता है मकर रेखा पर, ठीक है। अब देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक जो 6 घंटे बचे होते हैं उनको 4 वर्षों में मिला करके 6 + 6 + 6 + 6 कितने हो गए, 24 घंटे। तो लीप ईयर आ गया 366 होती, ठीक है ना। इसलिए हर चौथे साल में फरवरी जो है ना वो 29 दिन का होता है, ठीक है, यहीं से वो कंसेप्ट आया। ओके, अब देखिए ऋतु में परिवर्तन है ना, वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमना बंद हो जाए ना, तो पृथ्वी पर ऋतुएं होंगी ही नहीं। दिन रात कैसे बनते हैं? देखिए एक कंसेप्ट समझ लेना, ये बहुत बार यूपीएससी में सवाल बन जाता है कि दिन एंड रात तो बनते हैं पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, ठीक है। ऋतुएं किससे बनती है? ऋतुएं बनती है परिक्रमा जो करती है ना पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, उसकी वजह से, ठीक है। ओके, अब देखिए ये अपन ने 21 जून वाला कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें 6 महीने तक लगातार सन जो है ना वो उत्तरी ध्रुव पर होता है और कर्क रेखा पर होता है। और यही सवाल बना था कि 21 जून के बाद 21 जून को सूर्य 12 घंटे 12 आवर्स प्लस किस कहाँ कहाँ पर होगा? तो एक तो होगा कर्क रेखा पर, ठीक है, और एक होगा नॉर्थ ध्रुव पर, ठीक है। नॉर्थ ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार रहता है। ये समझ लिया ना, उत्तरी अयनांत दक्षिण अयनांत अपने अच्छे से समझ आ गया। ओके, 21 मार्च 23 सितंबर को अपने विषुव बोला था, क्यों? क्योंकि जो सन है ना वो 0 डिग्री वाली जो विषुवत व्रत है ना उस पर होता है, ठीक है। 23 मार्च और 21 मार्च को जो अपन ने बोला था कि भाई शरद ऋतु होती है या फिर ग्रीष्म ऋतु होती है, तो 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है। 23 मार्च 23 सितंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर भी पूरा हो गया। मानचित्र ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए भौतिक हो सकते हैं, उच्चावाच इसमें हो सकता है, राजनीतिक मैप हो सकते हैं, पॉलिटिकल मैप, है ना। जैसे जो कुछ स्पेसिफिक जानकारी दे, जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, उनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप देशों को कागज पर अगर आपको दिखाना है तो हम छोटे से छोटे पैमाने का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो ये होता है छोटे पैमाने वाले मानचित्र। मतलब जब बड़े क्षेत्र को दिखाना है तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र यूज किया जाएगा। जब छोटे जो एरियाज है ना उसको दिखाना है तो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र है उसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। ये समझना है बस, बिल्कुल, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी का ठोस भाग है, जो पृथ्वी का जो सतह है, क्रस्ट है ना, जहाँ पर अपन रहते हैं उसे कहेंगे भूमंडल, ठीक है। वायुमंडल जहाँ पर हवा है अप टू 100 किलोमीटर, ठीक है। अंतरिक्ष पृथ्वी का वायुमंडल, है ना। जीवमंडल जो भूमंडल और वायुमंडल मिल करके ऐसा क्षेत्र, और जलमंडल मिल करके ऐसा क्षेत्र का निर्माण करना जहां पर अपन जीवन को संभव बना सकते हैं, उसको कहेंगे जीवमंडल, ठीक है। ओके, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भू प्रकृति की चट्टानों, मिट्टी की जो परतें हैं उनसे मिलकर के बना होता है। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां से एक जानकारी लेनी है। महाद्वीप कितने हैं टोटल, कमेंट सेक्शन में बताना है। और टोटल महासागर कितने हैं, इनकी संख्या को आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। और अगर आप साइज वाइज भी बता पाओ, ठीक है,
कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, फिर उससे छोटा है, उससे छोटा। और महाद्वीपों को भी अगर आप साइज वाइज बता सको कमेंट में तो आप बताना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ यूपीएससी में। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है ना वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से, अब देखिए आपने देखा होगा समुद्र तल से मापते क्यों, क्योंकि समुद्र तल हर जगह एक समान है। ठीक है ना, पृथ्वी का जो भूमंडल है या फिर जो अर्थ की क्रस्ट है ना वो तो ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन जो समुद्र की सतह है ना, समुद्र सतह, वो हर जगह एक समान है। ठीक है ना, ओके। तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है अर्थ पर। और अगर गहराई की बात करें तो प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है, जो कि 11 किलोमीटर के आसपास गहरा है। ठीक है, महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है ना। अब ये आपको जो मैंने सवाल पूछा था यहाँ पर आंसर आ ही गया है। फिर भी आपको कमेंट करना है सीक्वेंस वाइज कि बड़े से छोटा कौन सा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए फैक्ट है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है ना, जापान की जुंको तोबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था। ठीक है ना, तो ये कुछ फैक्ट्स है, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। और ये लगभग पृथ्वी के कुल जो क्षेत्रफल है उसका 1/3 हिस्सा एशिया में स्थित है। ठीक है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्धों में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध जैसे ये देशांतर 0 डिग्री है इस साइड। ठीक है, ओके। और जो यूराल पर्वत है ना वो यूरोप से एशिया को अलग करता है। ठीक है, और बेसिकली कभी कभी अपन यूरेशिया भी कहते हैं, तो यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप का मिला हुआ भाग। ठीक है, यूरोप एशिया से छोटा है। और ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स है, कुछ देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं। एक दो और चीजें हैं जिसमें देख लेना कि अफ्रीका जो है ना एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है ना, ओके। आपको मैंने बोला ना सीक्वेंस वाइज आपको बताना है महासागर और महाद्वीप। ठीक है, बड़े से छोटा साइज अनुसार कमेंट में लिखना है आपको। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, गूगल करके लिखना अगर आपको नहीं पता है तो। ओके, अब जो हिस्सा महाद्वीप का 3 तरफ से पानी से घिरा हो ना उसको कहते हैं प्रायद्वीप। अब देखिए, जल संधि और स्थल संधि कहते हैं। देखिए, स्थल का ऐसा भाग जो कि दो महाद्वीपों को जोड़ रहा है। ठीक है, अब दो महाद्वीप कौन से स्थल भाग है, ये भी स्थल भाग है, ये भी स्थल भाग है, और ये स्थल भाग भी महाद्वीपों को जोड़ रहा है, इसको कहेंगे स्थल संधि, यानी स्थलों को जोड़ने वाली संधि। जल संधि किसे कहेंगे, जैसे ये वाली, यानी कि दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाला छोटा सा संकरा सा क्षेत्र, जल वाला, जल का संकरा क्षेत्र जो कि बड़े जल राशियों को जोड़ रहा है, उसे कहेंगे जल संधि। मतलब सिंपल सी समझो, जल संधि यानी जल को जोड़ रहा है, स्थल संधि यानी दो स्थलों को जोड़ रहा है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए, पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। ठीक है, 29% स्थलीय भाग है। अब देखिए, जो जल है ना उसमें से भी 97.5% जल तो महासागरों में, यानी कि लवणीय जल है। और सिर्फ 2.5% जो जल है ना वही पीने लायक है। और उसमें से भी उसका भी एक बड़ा जो भाग है ना वो क्या, हिमखंडों के रूप में, मतलब ग्लेशियर्स के रूप में। ठीक है ना, ये सवाल सवाल बना हुआ है देखिए कि जल की मात्रा के अनुसार आप बताना था कि पीवाई को देखना, आप यूपीएससी का बना हुआ है। महासागर, नदियां, झीलें, ये भी आप एक बार गूगल सर्च करना कि जल की मात्रा जो पृथ्वी पर पाई जाती है ना उसमें भी सीक्वेंस वाइज बताना कि सबसे ज्यादा जल जो अलवणीय जल है, जो मीठा पानी है, वो कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने बता दिया जो सीक्वेंस वाइज है ना इसकी क्षेत्रफल के अनुसार, एशिया, फिर अफ्रीका है, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नहीं उत्तरी अमेरिका होगा यार पहले, ये मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट।
पहले उत्तरी अमेरिका होगा, पहले नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ठीक है। ओके, तो ठीक है, 5 प्रमुख महासागर है, इनको आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, ठीक है। अब देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है ना। और उसी में मरियाना ट्रेंच भी है, 11 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है, ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी भाषा एस के अनुसार है, एस जैसा दिखाई देता है, ठीक है। ओके, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, भारत के नाम पर, ठीक है। हिंद, हिंदुस्तान, है ना। तो भारत के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, ये एकमात्र ऐसा महासागर है, ठीक है। ओके, दक्षिणी जो महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ फैला हुआ है और जो नॉर्थ ध्रुव के आसपास है ना, उसको कहेंगे आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, है ना। और जो दक्षिणी गोलार्ध, जो दक्षिणी ध्रुव है उसके चारों तरफ जो अंटार्कटिका है महाद्वीप, उसके चारों तरफ जो पानी फैला हुआ उसको कहेंगे दक्षिणी महासागर, ठीक है। ओके, अब देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना। 78% के आसपास के नाइट्रोजन है और 21% के आसपास O2 है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन की मात्रा 1% से भी कम है, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, टेम्परेचर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है। तो ये अपन जो वायुमंडल का वायुमंडल का संरचना एवं संगठन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें अपन सारी चीजें देखेंगे कि भाई किस तरीके से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, आयन मंडल, ये अलग अलग मंडल है और उसमें कैसे टेम्परेचर कम होता है, किस तरीके से ये वर्किंग होती है इसकी सारी, वो अपन हायर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हो गया अपना पूरा। बहुत बेसिकली इसमें एकदम बहुत बच्चे की तरह समझा रखा है, तो अपन इतने समझदार तो है, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो अलग अलग एक एक चैप्टर पर थोड़ा गहन चिंतन करेंगे अपन, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी का जो बाहरी स्थल मंडल है ना, वो 2 प्रोसेस से मिलकर बना है, अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, ठीक है। पृथ्वी का कोई भी चट्टान है, मान लीजिए ये चट्टान थी, ये टूट गई, टूट के इसका अपरदन हुआ और किसी दूसरी जगह जाकर के निक्षेपित निक्षेपित हो गई, तो वहां पर पहाड़ बन जाते हैं। जैसे शिवालिक श्रेणियां है ना हिमालय की, उनका निर्माण जो ट्रांस हिमालय है, फिर मध्य हिमालय, इनसे टूटे हुए जो अवशेष है ना, उन्हीं के डिपोजिशन से, उन्हीं के निक्षेपण से शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, पर्वत क्या होते हैं, ये मतलब प्राकृतिक रूप से इनकी ऊंचाई होती है ना। आधार चौड़ा होता है और जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टॉप की तरफ, तो नुकीला होता जाता है, ठीक है। कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बर्फ से ढके होते हैं, उनको हिमानी पर्वत कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें आपको पता है। देखिए, पर्वत 2-3 टाइप के हो सकते हैं। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, जो कि दो जो अभिसारी प्लेट्स है उनके टकराने से बनता है ना। ब्रंशोत पर्वत वानी, इसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में यार, है ना, ब्रंश से निर्माण होता है, यानी कि जो अपसारी प्लेट है, एक दूसरे से अलग ओरी प्लेट्स है, वहां उसके वजह से इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। ओके, और तीसरा है जो ज्वालामुखी से बन जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, ज्वालामुखी से बने हुए पर्वतों में अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है, जापान का फ्यूजी यामा जो पर्वत है, तो इनका निर्माण इससे बना हुआ है, किससे, पर्वतीय जो ज्वालामुखी है उनसे। प्रिंसोट पर्वत है ना, उनको होस्ट पर्वत भी कहते हैं, जैसे यूरोप की राइन घाटी है, या फिर वो जो वोजेस यूरोप का जो पर्वत है ना, यूरोप की पर्वत श्रृंखला वोजेस, उसका निर्माण भी ये इसी टाइप के फॉल्ट से बना हुआ है, फॉल्ट ब्रंश की वजह से, है ना। वलित पर्वतों में जैसे अपना हिमालय है, अपलेशियन है, ठीक है, रॉकीज है, रॉकी पर्वत है, एंडीज है ना, ये सारे कौन से फोल्डेड माउंटेन हैं, ठीक है।
पठार क्या होता है, ये जो ऊपरी भाग होता है ना वो सपाट होता है, सतह होती है इसकी। जैसे पर्वत ऊपर से नुकीले होते हैं, तो ये पठार होते हैं ना ऊपर से सपाट होते हैं, ठीक है। आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठा हुआ होता है, एकदम मेज के समान होता है, मतलब एकदम इसकी ऊंचाई होती है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे पर्वत ऐसे होते हैं, ठीक है। अब जैसे केनिया, तंजानिया, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार, ठीक है, जैसे तिब्बत का पठार हो गया, है ना। ये समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में हो सकते हैं, 4 किलोमीटर से लेकर के 6 किलोमीटर तक, ठीक है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ की नदियां ऊंचाई से गिरती है। जैसे भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात बनाती है ना। ये मिलान में पूछ लेते हैं बहुत बार यूपीएससी। तो स्वर्ण रेखा पर हुंड्रू जलप्रपात है छोटा नागपुर पठार में। कर्नाटक में जोग जोग जो जलप्रपात है, जोग फॉल है, ठीक है। और इसी प्रकार के जो उदाहरण है वो पठारी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैदान, ठीक है, ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं होते, उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है वहाँ वो पाई जाती है। जैसे गंगा का मैदान है, गंगा मैदान, ठीक है। ये अधिक उपजाऊ होते हैं, परिवहन के साधन का विकास आराम से किया जा सकता है ना। मनुष्य के रहने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र ये होते हैं, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ओके। तो अपने पर्वतों और मैदानों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए भारत देश अपना जो है यहाँ पे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो नॉर्थ टू साउथ है वो 3200 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। और ईस्ट टू वेस्ट अगर अपन देखें तो 2900 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। ओके। कर्क रेखा ये वाला सारी पढ़ रखी है अपन ने। अब ये देखने का विस्तार जैसे नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ में अपने कितना, देखिए एक बात और समझा लेता हूँ आपको, एक फैक्ट है, ये कुछ कंसेप्ट है समझ लेना आप। अब देखिए ये नॉर्थ गोलार्ध में इंडिया स्थित है, तो वो भी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, है ना। अब देखिए जो अपनी जो देशांतर रेखा है ना वो देख लेते हैं अपन। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है, मतलब जो भी है 0 डिग्री वाली जो रेखा है ना वो यहाँ से अपन देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में अपन स्थित है, ठीक है। तो लगभग 29-30 डिग्री जो देशांतर है ना उसका फर्क है, इसलिए 2 घंटे ट्रेवल मतलब टाइम लगता है सन को स्टेट इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र तक आने के लिए, ठीक है ना। ओके। अब देखिए पड़ोसी देश जो भी है ये नॉर्मल बहुत बेसिक है, तो इसको तो जल्दी जल्दी अपन खत्म करते हैं। जैसे हायर 11th 12th की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो वहां पर अपन अच्छे से देखेंगे। अब देखिए भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये मैप अच्छा नहीं दे रखा है, इसको अपन थोड़ा रिप्लेस कर देंगे जब अपने खुद के नोट्स जब अपन पढ़ाएंगे ना उस टाइम, ठीक है। हिमालय को देखिए व्रत हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, फिर मध्य हिमालय, हिमाचल, और फिर शिवालिक श्रेणियाँ, ठीक है ना। शिवालिक श्रेणियाँ अवसादों के जमने से बने हैं, ठीक है। भारत का उत्तरी मैदान, महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इन सबको अपन 11th 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों द्वारा जो जमाई गई मिट्टी होती है ना उनको कहते हैं, ठीक है। जैसे गंगा के मैदान में अपन देख सकते हैं। अब सहायक नदी क्या होती है कि मुख्य नदी के साथ में छोटी छोटी नदियां आकर के और मिल जाती है, ठीक है ना, इसको कहेंगे सहायक नदियां। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जो कि सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। ये डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा वह स्थान होता है जहाँ नदी के मुहाने पर, जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ पर नदियां समुद्र में प्रवेश करने से पहले बहुत अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है और गाद जमना शुरू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे डेल्टा। ओके। प्रवाल छोटे समुद्री जीव होते हैं और ये कंकाल की तरह होते हैं, जैसे कि ये मर जाते हैं ना, जैसे शैवाल के साथ में सहजीवी संबंध बनाते हैं। जैसे शैवाल और पॉलिप अलग हो जाते हैं तो पॉलिप जो जीव होते हैं ना वो मर जाते हैं और ये चूना पत्थर की तरह जम जम जाते हैं। तो करोड़ों की संख्या में जब जम जाते हैं ना तो एक चट्टान का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, चट्टान की तरह कंकाल, है ना। और अपना जो लक्षद्वीप है ना
वो इसी तरह की प्रवाल 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 भित्तियों से ही बना हुआ, ठीक है। अब देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती है, ठीक है। और जो पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियां बहती है आपको पता ही है। बड़ी बड़ी नदियों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब देखिए लास्ट चैप्टर है भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव प्राणी। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती है। अपन ने पढ़ा था कि ऋतुओं किस वजह से बनती है कि पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, इस वजह से। दिन रात पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है, उस वजह से। तो भारत में बेसिकली 4 ऋतुएं बनती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद, है ना। जो मानसून के लौटने का समय होता है ना, उसको कहेंगे शरद ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु जहाँ पर तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु जब जो सूर्य है ना उसकी स्थिति कर्क रेखा पर होती है, नॉर्थ गोलार्ध में, ठीक है ना। उस समय लू भी चलती है, जैसे अभी अभी चल रही है। बारिश आ गई, नहीं तो बहुत मतलब 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा लू चल रही थी, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, है ना, जब इंडिया में 0 डिग्री क्रॉस करके हवाएं जब प्रवेश करती है ना, तो इसको कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। क्योंकि ये हवाएं दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आती है। ये अपन हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, मानसून लौटता कब है? जब इंडिया इंडिया के इधर हाई प्रेशर बन जाता है, बारिश हो जाती है, और कंपेरेटिवली यहाँ पे लो प्रेशर है, तो वापस हवाएं लौटना शुरू हो जाती है। लौटते मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है, ठीक है ना। आगामी मानसून से तो ये वाला क्षेत्र है ना वृश्चिक छाया क्षेत्र पड़ जाता है। लेकिन जब वापस मानसून लौटता है ना, तब जाकर के ये अरब बंगाल की खाड़ी से अपना आर्द्रता इकट्ठा करती है और तमिलनाडु में बारिश करके जाती है, ठीक है। ओके, ठीक है। वनस्पति वगैरह कुछ खास दे नहीं रखा अपने, इसको पढ़ेंगे 11th-12th वाली जो एनसीईआरटी है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये अपने जो 6th की ज्योग्राफी थी ना, इसको खत्म कर लिया है। ऐसे ही एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, और जो अपने नोट्स मैंने बता ही दिए थे आपको, एक बार देख लीजिए वापस। ये नोट्स है, हिस्ट्री के नोट्स हैं, इस पे काम कर रहा हूँ। सारी सब्जेक्ट से अपन ने मतलब अच्छे नोट्स बनाने की अपन पूरी कोशिश करें, तो आपको ये मिल जाएंगे जल्दी ही। आपको बहुत बने रहना है अपने प्रथम आईएएस के साथ में ही। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।